इस टॉपिक के बारे डिस्कशन कर रहे सी। तो हुण बेटा आप लिखिया वा न्यूक्लियर फोर्स। तो एक्चुअली अगर तुसी न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्शन के बारे सोचो, जिहड़ा न्यूक्लियस है ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਦੇ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? प्रोटॉन्स है ते न्यूट्रॉन्स है। जो बेटा न्यूट्रॉन्स है वो तो है अनचार्ज पार्टिकल्स, इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो उन्होंने विच तां कोई भी रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बट जिहड़े प्रोटॉन्स है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो सानू पता कि जिहड़े लाइक चार्ज पार्टिकल्स है उन्होंने विच रिपल्सिव फोर्स हुंदी है, इलैक्ट्रिक फोर्स। और जिथे रिपल्शन है उत्थे अनस्टेबिलिटी होएगी। ठीक है, हुण गल की समझण वाली है बेटा कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जिहड़े न्यूक्लियॉन्स है उन्हां दे अंदर सिर्फ चार्जिस दे करके इलैक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है और वो भी रिपल्सिव फोर्स, तो न्यूक्लियस नूं की होना चाहिए वा? अनस्टेबल। मतलब कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए। पर असीं देखते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल भी है, बहुत सारे न्यूक्लियस स्टेबल भी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का कारण एक्चुअली की है बेटा कि कोई इदां दी फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही है जिहड़ी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स नूं बाउंड करके जोड़ के रख रही है और उस फोर्स नूं असीं कहने आ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स एक अलग तरह की फोर्स है, जिदा कि थानू ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे पता वा, जीएफ लिखता मैं शॉर्ट च। थानू इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे पता वा, जिहड़ी कि चार्जेस दे नाल जुड़ी हुई फोर्स है। तो हुण जिहड़ी न्यूक्लियर फोर्स है वो एक नवी फोर्स है और एक वीक फोर्स है। वीक फोर्स तो बेसिकली असीं ये मान के चलते हैं कि ये चार तरह दी फोर्सेस है नेचर दे विच। तो अगर इन्हां दा कंपैरिजन किया जाए तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 है तो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उस नालों 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा बा और न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड उस नालों 38 टाइम्स और वीक फोर्स का मैग्नीट्यूड 10⁻25 टाइम्स। तो मतलब इन्हां चारों विचों वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नालों भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो बेटा ये जिहड़ी न्यूक्लियर फोर्स है ये एक अलग तरह की फोर्स है जिहड़ी कि न्यूक्लियॉन्स दे विच एग्जिस्ट करती है। तो दो न्यूक्लियॉन्स दे विच न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है और वो इन्हां नूं इकट्ठा करके रखने लई रिस्पॉन्सिबल है। मतलब न्यूक्लियस के बनन पिछे जिहड़ी फोर्स जिम्मेवार है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इन शॉर्ट आपां इदां कह सकते। हुण ये जिहड़ी न्यूक्लियर फोर्स है तो अगर आपां इसकी प्रॉपर्टीज के बारे गल करिए तो तुसीं की देखते हैं कि जिहड़ी न्यूक्लियर फोर्स है ना वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। जितना कि कल मैं तुहानू दस रहा सी जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब की है कि वो फोर्स ये उदों भी एक्ट करती है जो दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना कि मून और अर्थ है, मून और सन है, सन और अर्थ है, या सन एंड डिफरेंट स्टार्स है।
बेटा है ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ इंडिपेंडेंट फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज दे नाल कोई कंसर्न नहीं है चार्ज दे नाल जुड़ी हुई फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ठीक है मतलब अगर आ साडे कोल एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन ये दो प्रोटॉन्स का पेयर है और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पेयर है और एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का पेयर है तो इन्हां दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सेम होएगी मतलब ये नहीं है भी इतने चार्ज है तो इतने न्यूक्लियर फोर्स अलग होएगी इतने अलग ना न्यूक्लियर फोर्स इस गल पे डिपेंड नहीं करती कि न्यूक्लियन के ऊपर चार्ज है कि नहीं है तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है हाँ इस पेयर दे विच रिपल्सिव फोर्स भी होएगी और इतने नहीं होएगी है ना वो रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है न्यूक्लियर नहीं है ये गल का ध्यान रखना जरूरी है तुम्हारे पर तीसरी गल बेटा चाहे न्यूक्लियर फोर्स चार्ज से डिपेंड नहीं करती बट इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स मानू पता ना जदों तुसी केमिस्ट्री च पढ़दे आ तुहानू दस्सिया जांदा कि इलेक्ट्रॉन दी स्पिन हुंदी है प्लस हाफ माइनस हाफ तो इतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी स्पिन है प्लस हाफ माइनस हाफ देखने च आंदा बेटा कि स्पिन डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि जे इन्हां दोनों प्रोटॉन्स की स्पिन प्लस हाफ है तो इन्हां दे विच जो न्यूक्लियर फोर्स है ज्यादा होएगी और अगर इन्हां दोनों की स्पिन एक की प्लस हाफ है दूसरे की माइनस हाफ है फिर घट होएगी मतलब इनू पैरेलल स्पिन्स कह देते हैं इनू एंटी पैरेलल स्पिन्स कह देते हैं है ना तो पैरेलल स्पिन्स दे लई न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होंदी है एंटी पैरेलल स्पिन्स लई घट होंदी है ये इंफॉर्मेशन है जिहड़ी तुसी याद रखनी है कि न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है अगर पेयर दे विच दोनों न्यूक्लियन की स्पिन पैरेलल है तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होएगी अगर एंटी पैरेलल है तो घट होएगी चौथी बेटा गल जिहड़ी है ना कि अगर मैंने कोई कहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव तो मेरा जवाब है ऑलवेज अट्रैक्टिव अगर मैंने कोई कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव तो मेरा आंसर है कि लाइक चार्जेस दे लई रिपल्सिव है अनलाइक चार्जेस दे लई अट्रैक्टिव है पर अगर मैंने कोई कहे कि न्यूक्लियर फोर्स कौन है अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव तो ਉਹਦੇ ਲਈ याद रख सकते हैं कि जब तक बेटा दो न्यूक्लियॉन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस 0.5 फर्मी तो ज्यादा है बट 3.5 फर्मी तो घट है फिर तो ये फोर्स है अट्रैक्टिव ठीक है अगर दो न्यूक्लियॉन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस 3.5 फर्मी तो ज्यादा वा फिर तो न्यूक्लियर फोर्स होनी नहीं शॉर्ट रेंज है ना तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस गैप दूरी 0.5 फर्मी तो लैके 3.5 फर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ है फिर अट्रैक्टिव है ते जे दो न्यूक्लियॉन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस 0.5 फर्मी तो घट जाए फिर ये रिपल्सिव हो जाती है ना फिर ये रिपल्सिव बन जाती है ताकि ये एक दूजे ਨੂੰ क्लैप्स करन तो हटा सके तो ये इंफॉर्मेशन है ਜਿਹੜੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखनी चाहिए और फिफ्थ बेटा है इट इज ए सैचुरेशन फोर्स सैचुरेशन फोर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ बेटा देखो कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ कि आप अपने पे इंप्लीमेंट करके इस गल को समझो कि मान लो थोड़ी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है ना तब उस क्लास के विच जिन्ने भी स्टूडेंट्स है हर एक की एक अलग नेचर है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ स्टूडेंट इदां ਦਾ भी हो सकता ਜਿਹੜਾ कि हर 50 स्टूडेंट्स ਦੇ ਨਾਲ इंटरैक्ट करता उन्होंने चंगी तरह बुलाता वा
पर क्लास च इदां दे भी स्टूडेंट्स या स्टूडेंट हो सकदा ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, नॉन सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि ਜਿਹੜੀ न्यूक्लियर फोर्स है सैचुरेटेड मीन्स कि दो न्यूक्लियॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ डिस्टेंस 3.5 ਫਰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगती, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो यही कारण है कि ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ न्यूक्लियन है वो सिर्फ अपने नीयरेस्ट नेबर्स ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ इंटरैक्ट करता न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, तो सारे न्यूक्लियंस नाल इंटरैक्ट नहीं करता, है ना। तो सैचुरेशन का मतलब ये है। और अगर मैंने कोई कहे कि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड फोर्स है तो इसका रिजल्ट की निकलता, इसका कॉन्सिक्वेंस की है, वो है कि आप पढ़ के हटे हैं कि जिहड़ा न्यूक्लियस होंदा बेटा उसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता मास नंबर ते, इतना ही ना। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਫॉर ਆਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਫॉर ਆਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ। तो ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होने चाहिए। देखो भाई इतने तक समझ आ रही है। नाउ ਹੁਣ अगली गल बेटा ध्यान दो, एक्चुअली देखो कि इस डिस्कशन का ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि न्यूक्लियर फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली इनू तुसी इतना दिमाग च रख सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स का की रोल है कि मान लो आप एक एग्जाम्पल कोट कर लेने डेली लाइफ चों कि सपोज करो एक फैमिली है, काफ़ी अमीर फैमिली है ना। उस फैमिली दे विच दो बेटे हैं, उन्होंने वो वड्डे हो गए, उन्होंने शादी हो गई और उन्होंने दोनों भरावां दे विच जिहड़ी दोनों दी फैमिलीज़ है आफ्टर मैरिज उन्हां च लड़ाई होनी शुरू हो गई, रिपल्शन आ गई। हुण जदों ये सिचुएशन आ गई तो इसका मतलब है कि उस घर की पार्टीशन होएगी, यही हो गया ना, पार्टीशन होएगी घर की। हुण जिहड़े आले दुआले दे नेबर्स है, रिश्तेदार है या जो भी है, तो उन्होंने लगन लग पाया कि हुण क्योंकि इन्हां दे घर दे विच लड़ाई हो गई है, एक घर की पार्टीशन होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन होएगी पैसे की, एक घर विकेगा तो लड़ाई वाला घर थोड़ा सस्ता विक जाता कि सानू फायदा होएगा, है ना। मतलब हुण वो जिहड़ी आपस च लड़ाई होनी है सवेरे शाम वो इंडिकेट कर रही है इलैक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। पर इसे वेट दे विच इंतजार करते 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 देखते हैं कई साल निकल गए बट उन्हां च लड़ाई हो रही है पर वो घर टुट नहीं रहा, मतलब विक नहीं रहा या बेचिया नहीं जा रहा, है ना। तो जदों उसकी स्टडी की गई तो स्टडी च की निकल के आया कि उन्होंने दोनों लड़कियां दे फादर ने एक विल बनाई है कि जिहड़ा भी घर नूं बेचण की कोशिश करेगा या तोड़न की कोशिश करेगा उन्होंने हिस्सा नहीं मिलना। तो इसका मतलब ना चाहते हुए भी वो अलग नहीं हो सकते, रिपल्शन है बट उन्होंने विल ने जोड़ के रखा। तो इस एग्जाम्पल च विल की है न्यूक्लियर फोर्स, तो वो जी लड़ाई हो रही है आपस च वो की है इलैक्ट्रिक फोर्स, और विल स्ट्रॉन्ग इतने है ना डोमीनेट कर रही है तो उन्होंने जोड़ के रख रही है। तो इस तरह ना गल समझ सकते हैं। दूसरी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਂਜ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਪਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, और ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ 0.5 ਫਰਮੀ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और सैचुरेटेड फोर्स है।
गल जिहड़ी आपां इहदे बारे करनी है या किसी भी फोर्स बारे कीती जाएगी वो की है कि हर फोर्स जिहड़ी है ना वो एक्सचेंज फोर्स है। एक्सचेंज फोर्स, तो एक्सचेंज फोर्स का मतलब की है, एक्सचेंज इंटरैक्शन का मतलब की है कि तुसी इस गल नूं अपने ते इंप्लीमेंट करके देखो कि मान लो तुहाडी किसी क्लासमेट के नाल दोस्ती होनी, मतलब फर्स्ट डे तुसी मिलते हैं उसमें, तो फर्स्ट डे जदों तुसी आपस दे विच इंटरैक्ट करते हैं, गलबात करते हैं, तो तुहानूं लग रहा भी इहदे व्यूज़ भी वही है जो मेरे है, मतलब आपां इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, तो मतलब व्यूज़ का एक्सचेंज होया पहले दिन, तो असी आपस में इंटरैक्ट करना शुरू करना, और उस तो बाद बर्थडे आ गया, तो उन्हें थानू गिफ्ट देता, तुसी उन्होंने पार्टी देती, तुहाडा है ना बर्थडे ते, उहदे बर्थडे ते तुसी गिफ्ट देता, उन्हें पार्टी देती, मतलब वो जिहड़ी इंटरैक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। पर ये इंटरैक्शन हो कितना रही है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स दे नाल। हुण वो गिफ्ट व्यूज भी हो सकते हैं, है ना, भी तुसी कब कहने भी इदा करना, वो भी कहता इदा ही करना, तो वो व्यूज भी हो सकते हैं, कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता, मतलब साडी इंटरैक्शन व्यूज दे नाल, पार्टिकल दी एक्सचेंज होने दे नाल एग्जिस्ट करती है। पेरेंट्स दे नाल भी इदां ही है कि वो कहते हैं भी तुसी रिजल्ट वधिया दिओ, असीं तुहानूं जो चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, जो भी है मिल जाएगा ना, तो ये भी फोर्स का ही एक रूप है ना, ये एक्सचेंज हो रहा कि तुसी मैनूं आ दिओ, मैं तुहानूं आ दिंदा ना, तो हर फोर्स इसी तरह काम करती है। तो हुण बेटा जिहड़ी न्यूक्लियर फोर्स है, इहदे विच वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी कि एक्सचेंज हुंदी है, तो उस पार्टिकल का नाम तुसी याद रखना, पाई मीजोन, दैट इज पाई मीजोन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, मतलब बेसिक पार्टिकल्स है। तो इसी तरह नाल जिदा कल दसिया सी पॉजिट्रॉन, तो ये पाई मीजोन्स, तो इस तरह के 200 तो ज़्यादा बेसिक पार्टिकल्स है नेचर च, जिहड़े आपां मानते हैं कि मैटर की फॉर्मेशन लिए जिम्मेवार है ना, तो उन्हां विचों एक है पाई मीजोन। तो हुण पाई मीजोन की एक्सचेंज करके ही न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इस गल नूं तुसीं इदां याद रख सकते हैं, देखो कि अगर बेटा गल नूं समझो कि अगर दो पर्सनस है ना, जिहड़े कि एक दूजे के दुश्मन है, एक दूजे की शक्ल नूं देखना पसंद नहीं करते, तो जे उन्होंने फ्री एक दूजे के सामने खड़ा कर दिता जाए तो उन्होंने लड़ पैना, पर जे उन्होंने एक काम लगाता, की काम लगाता, दोनों के हाथ च बॉल्स पकड़ाती कि तू उहदे वाल सिटी जा, तू उहदे वाल सिटी जा, बॉल्स नूं एक्सचेंज करी जाओ, तो हुण वो दुश्मन होके भी एक दूजे के नेड़े खड़े है, उन्हां च अट्रैक्शन आ गई। तो ये जिहड़ियां बॉल्स है ये की है, पाई मीजोन हो गया, तो उन्हां च जिहड़ी इंटरैक्शन है वो न्यूक्लियर फोर्स हो गई, ते जिहड़ी वो दुश्मनी है वो चार्जिस करके इलैक्ट्रिक फोर्स है। तो पार्टिकल की एक्सचेंज करके उन्होंने इंटरैक्शन ज़्यादा हो गई, मतलब वो दुश्मनी नूं उस वक्त भुले हुए है ना, तो इदां भी समझ सकते हैं। तो इनू इदां भी, इस एग्जाम्पल में इदां भी समझ लो कि मान लो एक बोन है, हड्डी है, तो एक गली दे विच दो कुत्ते है ना, उन्होंने देख लिया इस हड्डी नूं, तो एक कुत्ते ने आके, मतलब पहला की है वो एक दूजे के सामने खड़े हो गए भी एक दूजे नूं डरा रहे हैं भी तू चला जा, दुश्मनी, तो उस तो बाद की होया, एक ने इदा पकड़ ली एक साइड तो बोन नूं पकड़ लिया, दूजे ने मूंछ दूसरे साइड तो पा लिया, हुण वो एक दूजे नूं खिंच रहेगा, तो नो डाउट है वो एक दूजे के दुश्मन है ना, पर उस बोन करके वो एक दूजे नाल जुड़ गए, नेड़े आ गए। तो न्यूक्लियर फोर्स इदां दी फोर्स है जिहड़ी कि दुश्मनां नूं भी जोड़ रही है ना, तो इदां समझ सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट दे विच। तो आ पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानूं याद होने चाहिए हैं। तो हुण बेटा जदों असीं गल करते सीगे न्यूक्लियर फोर्स की, तो उस तो बाद अगला पॉइंट जिहड़ा आपां डिस्कस करना वा वो है
जो साडे सिलेबस का पार्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ कि फ्यूजन मींस मिल जाना है ना, आपस में मिलना। और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है कि एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस ये आपस में मिलके बड़ा न्यूक्लियस बन गया। देखने में ये काम बड़ा इजी लग रहा है पर ध्यान दो बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ इलैक्ट्रिक फोर्स के कारण जिहड़ी रिपल्शन है वो इन्हां दोनों नूं नेड़े आउण तो रोक रही है। इहदा मतलब फ्यूजन दे विच सब तो बेसिक या इंपॉर्टेंट हर्डल किहड़ी है वो है चार्ज। तो इहदा मतलब अगर ये दो न्यूक्लियस आपस दे विच फ्यूज टूगेदर करना चाहते हैं तां इन्हां नूं इस रिपल्सिव फोर्स नूं की करना पएगा, ओवरकम। हुण किसी भी फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब इन्हां कोल एनर्जी होनी चाहिए है सफिशिएंट ताकि वो इस फोर्स को ओवरकम कर सके, रिपल्सिव फोर्स। हुण वो एनर्जी इन्हां को किस फॉर्म च हुंदी है, हो सकती है काइनेटिक एनर्जी दी फॉर्म। मतलब जितनी ज़्यादा इन्हां कोल काइनेटिक एनर्जी होएगी उतना ज़्यादा ये नेड़े आ सकते हैं। देखिए ही ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला केस। तो जितनी ज़्यादा इन्हां कोल काइनेटिक एनर्जी होएगी उतनी ज़्यादा ये नेड़े आ सकते हैं। तो जे इन्हां दी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाए तो एक स्टेज पे आके ये इतना ज़्यादा तेज हो जाएंगे कि ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके फ्यूज टूगेदर कर जाएंगे। पर वो जिहड़ी सफिशिएंट या मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने के लिए न्यूक्लियाई नूं की करना पएगा, उन्हां दा टेंपरेचर कितना होना चाहिए 10 रेज़ टू पावर 8 केल्विन। तो इतना होना चाहिए, मतलब इन्ने ज़्यादा टेंपरेचर पे पहुंच के जिहड़े न्यूक्लियाई है उन्हां कोल इन्नी ज़्यादा थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होएगी कि वो फ्यूज टूगेदर कर जाए। तो ਇਹਦਾ मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ, दो या दो तो ज़्यादा ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ आपस ਚ ਮਿਲਣਾ ਵਾ तो वो कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। वो उन्होंने न्यूक्लियाई कोल सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए है और सफिशिएंट एनर्जी गेन करने लिए वो टेंपरेचर ज़्यादा करना पड़ेगा सा। मतलब फ्यूजन के लिए टेंपरेचर कितना होना चाहिए 10 रेज़ टू पावर 8 केल्विन। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कोई नॉर्मल टेंपरेचर प्रोसेस नहीं है, वेरी हाई टेंपरेचर प्रोसेस है। इस करके इसको थर्मो न्यूक्लियर प्रोसेस या रिएक्शन भी कह दिता जाता। न्यूक्लियर फ्यूजन इज आल्सो नोन एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो जे असी चाहते हैं कि दो या दो तो ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करन ता इनिशियल टेंपरेचर सिस्टम का 10 रेज़ टू पावर 8 केल्विन या उस तो ज़्यादा होना चाहिए। तो हुण बेटा जदों टेंपरेचर इन्ना ज़्यादा वा ता रिएक्टिंग न्यूक्लियाई दे कोल सफिशिएंट एनर्जी होती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन और वो फ्यूज कर जाते। तो हुण बेटा सानू समझ आ जानी चाहिए है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जिहड़ा वा वो थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस क्यों बोलिया जाता है ना। वो हुण जे सानू कोई पूछे कि जिहड़ा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस, तो ਇਹਦਾ रिएक्शन दसो। कई रिएक्शंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ बेटा हाइड्रोजन ड्यूट्रॉन है ना, ड्यूटेरियम एटम का न्यूक्लियस, ते आ बेटा है ट्रिटियम एटम का न्यूक्लियस। तो
ये दोनों मिलके प्लस बैलेंस रहना ना मास नंबर में, तो एटॉमिक नंबर में भी बैलेंस रहना। तो 2 है ठीक है, 5 है 4 है प्लस इतना लिख सकते हैं। तो जनरली बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ फ्यूजन ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू आप अलग-अलग केसेस याद रख सकते हो, नहीं वैसे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है ना, वो डिपेंड करता नेचर ऑफ रिएक्शन। तो ये रिजल्ट याद कर लेना। दूसरी गल बेटा ये याद की रखना, देखो कि जेड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ना, ये एक्चुअली जिन्ने भी स्टार्स है ਤੁਹਾਡੇ इंक्लूडिंग सन ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हर स्टार की सोर्स ऑफ एनर्जी का कारण फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो और जेड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन है ਉਹਦੇ बिहाफ ਦੇ ਉੱਪਰ हाइड्रोजन बॉन्ड ਦਾ ਇਹ प्रिंसिपल न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये स्टेप्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ याद रखने। समझ आ रही पुत्र कृष? आर्यन, चिराग, Yes, sir. एकमजीत, Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा इतना कर लो, मीटिंग एंड करके ना रीजॉइन कर लो, फिर आप अगली